morning, everyone. In last lecture, we have already covered direct taxation. इंट्रोडक्शन पार्ट हमने कवर किया था इसमें। हमने कुछ डेफिनेशन भी कवर किया था। इन लास्ट लेक्चर हमने सेक्शन 1 कवर किया था। सेक्शन 1 में तीन बातें बताई गई थी। सेक्शन 1 इज फॉर शॉर्ट टाइटल एंड कमिटमेंट। सेक्शन 1 में फर्स्ट बातें थी दिस इज इनकम टैक्स एक्ट 1961, दिस इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 1962, दिस इज एप्लीकेबल थ्रू आउट द इंडिया। नेक्स्ट वन हमने एसएससी का डेफिनेशन देखा था सेक्शन उसके बाद हमने इंडिया का डेफिनेशन देखा था सेक्शन 2 सेक्शन 25A में, और उसके बाद एसएससी का डेफिनेशन देखा था सेक्शन 2 सेक्शन 7 में। असेसमेंट का डेफिनेशन देखा था। नाउ पर्सन का डेफिनेशन हमें देखना है सेक्शन 2 सेक्शन 31 में। तो अभी तक हमें यही लगता था कि पर्सन में खाली जो है इंडिविजुअल या कोई ह्यूमन बीइंग ही आते हैं, लेकिन नहीं। अभी ध्यान दो, पर्सन में पहला पर्सन कौन आएगा? जो एन इंडिविजुअल हुआ। ठीक है, अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन इनकम जनरेट करता है देन ही और सी इज लाइबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट। ठीक है, एन इंडिविजुअल मींस ओनली नेचुरल ह्यूमन बीइंग, मेल फीमेल माइनर अनसाउंड माइंड। ठीक है, नोट, income of minor person or minor person of unsound mind assisting in the hands of managers and guardians। मतलब अगर कोई इनकम अर्न करेगा माइनर चाइल्ड या कोई अनसाउंड माइंड, तो उस केस में उसका जो गार्डियन होगा या उसके जो पेरेंट्स होंगे उनके हैंड पे जो है टैक्सेबल हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। आपने 12th में पढ़ा रहेगा ओसी में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में डिटेल में। तो कर्ता क्या होता है? कर्ता इज जो हेड ऑफ द फैमिली होता है वो कर्ता होता है, और वो वही जो होता है लीडर होता है HUF का। ठीक है, HUF इज नॉट डिफाइंड अंडर द IT इनकम टैक्स एक्ट में। HUF का डेफिनेशन नहीं दिया गया है, लेकिन जो हाउएवर इट इज ट्रीटेड एज सेपरेट एंटिटी, मतलब ये सेपरेट टैक्स एंटिटी ट्रीट किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, HUF एक सेपरेट टैक्स एंटिटी है। ठीक, आगे, एज पर हिंदू लॉ इट इज अ कंसिस्ट ऑल मेल lineally descended from a common asset of includes their wife एंड अनमैरिड डॉटर्स। मतलब ये सारे जो बेसिकली जो फैमिली मेंबर होंगे वो सारे लोग जो है ये HUF के मेंबर हो सकते हैं। द स्टेटस ऑफ HUF इज रिसीव्ड बाय बर्थ, नॉट बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। इवन अ सिंगल मेल मेंबर कैन हैव HUF। ठीक है, ओनली द को पार्टनर हैव द राइट ऑफ पार्टीशन। मतलब को पार्टनर चाहे तो ही पार्टीशन हो सकता है, अदरवाइज पार्टीशन नहीं हो सकता। ठीक है, आगे, co-partner HUF may contain the any member, but only members within a 4 degree including कर्ता are called co-partner including डॉटर। देखो 2005 के बाद डॉटर मतलब ये डॉटर्स भी कर्ता का रोल प्ले कर सकते हैं। नोट, वाइफ एंड डॉटर इज इन लॉ, डॉटर इन लॉ कैन नॉट बी को-पार्टनर हाउएवर दे कैन मेंबर। ठीक है, वो को पार्टनर नहीं हो सकते बट मेंबर्स हो सकते हैं। आगे, ज्वाइन जैन एंड सिख अनडिवाइडेड फैमिली। जैन और सिख और अनडिवाइडेड फैमिली जो है वो भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का पार्ट हो सकते हैं, बट एट द सेम टाइम मुस्लिम एंड सिख जो क्रिश्चियन फैमिलीज है वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का पार्ट में कंसीडर नहीं किए जाएंगे। तो सेकंड जो है आपका, सेकंड पहला हमारा हमने देखा एन इंडिविजुअल जो है पर्सन होगा। दूसरा पार्ट हमने देखा कि कोई HUF होगा। तीसरा पार्ट में कोई कंपनी, कंपनी मतलब जॉइंट स्टॉक कंपनी जो होता है वो भी एज अ पार्ट एज अ पर्सन कंसीडर किया जाएगा। तो पर्सन में जॉइंट स्टॉक कंपनी, कंपनी में मतलब आप ध्यान में रखना कंपनी हैज much wider meaning of under the income tax act than the company act। इट मीन्स एन इंडियन कंपनी, जो कंपनी का मतलब जो इंडियन कंपनी एज वेल एज जो फॉरेन कंपनी है जो इंडिया में रन कर रही है वो भी कंपनी के डेफिनेशन में यहाँ पे इंक्लूड होगी। फॉर्म, फॉर्म का मतलब है पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म अगर कोई इंडिया में रन होता है इंक्लूडिंग LLP, LLP का मतलब जो देखो पार्टनरशिप फॉर्म दो टाइप का होगा। अभी आप SY वेब में लॉ में LLP एक्ट पढ़ोगे, LLP एक्ट 2008। तो
पहले तो समझते हैं नॉर्मल पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में। आपने ऑलरेडी 12th में पढ़ा है, हालांकि अभी SYWEB में भी पढ़ोगे, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। ठीक है, तो अब पार्टनरशिप एक्ट में आपको ध्यान में रखना, नॉर्मल पार्टनरशिप एक्ट जो होता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। और उसमें क्या होता है, पार्टनर्स की लाइबिलिटी जो होती है अनलिमिटेड होती है। दूसरा, अभी इसमें ही पार्टनरशिप फॉर्म में ही अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स LLP भी इंक्लूड होता है। LLP मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, पार्टनरशिप फॉर्म हैज अ सेम मीनिंग असाइंड इन द टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो यहाँ पे पार्टनरशिप फॉर्म को डिफाइन नहीं किया गया है, उसका डेफिनेशन नहीं दिया गया है। वो ये सेम डेफिनेशन हम फॉलो करेंगे जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में भी दी गई है। अंडरस्टूड बच्चों? ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे बोला गया कि हम पार्टनरशिप फॉर्म तभी ट्रीट करेंगे अगर, हमें ध्यान में रखना, हम यहाँ पे बोला गया अगर हम पार्टनरशिप फॉर्म तभी ट्रीट करेंगे अगर वो दो चीजें फुलफिल करते हैं। तो पहला, पार्टनरशिप फॉर्म का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो स्पेसिफाइड होना चाहिए। दूसरा, सेकेंड थिंग क्या था, सेकेंड थिंग ये है कि उनका जो है एग्रीमेंट, रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए। तो ही वो पार्टनरशिप फॉर्म हम कंसीडर करेंगे एज पर इनकम टैक्स रूल। ठीक है, अगर ये दो कंडीशन फुलफिल नहीं करते तो हम उनको पार्टनरशिप के अंडर कंसीडर नहीं करते हैं। समझा? अंडरस्टूड एवरीवन? समझ में आया यहाँ पे आप लोगों को यहाँ तक? हेलो? तो फोर्थ वन है अफर्म। फिफ्थ वन जो होता है AOP एंड BOI। AOP का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और BOI का मतलब होता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ये दोनों ही आपका पर्सन में इंक्लूड होते हैं, AOP एंड BOI के। ठीक है, यो अब ये दोनों का मैं मतलब क्या होता है वो थोड़ी देर बाद बताता हूँ एंडिंग में। ठीक है, लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी का मतलब हमारा जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हुआ, लोकल बॉडीज होती, वो जैसे हमारा BMC हो गया, NMC हो गया। ठीक है, वो ये आपका लोकल अथॉरिटी के अंडर में आएंगे, और भी इनको भी एक सेपरेट पर्सन कंसीडर किया जाता है। देखो, म्युनिसिपल कम्युनिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्युनिसिपैलिटी, बॉडी ऑफ कोर्ट, कमिश्नर एक्सेट्रा लीगली entitled and entrusted by the government with the control of management of municipal and local fund. Income of local authorities are taxable only if it is derived from the business of supply of commodity and services. Other, sorry, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपको पता होगा कि हमारा वाटर सप्लाई जो है लोकल अथॉरिटी ही करता है, और कहीं कहीं पे हमारा जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी लोकल अथॉरिटी ही करता है। तो ऐसे केस में जो ये वाटर सप्लाई लोकल अथॉरिटी, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, ये दोनों सप्लाई करने के साथ साथ अगर वो कोई इनकम जनरेट कर रहे हैं, प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, तो उस प्रॉफिट और उस इनकम पे गवर्नमेंट को टैक्स देना होगा। आउटसाइड ओन jurisdictional area, the income arising from the supply of water and electricity even outside its own jurisdictional area are exempt। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम लोग ने ये देखो, अभी यहाँ पे अगर आप देखो, सुनो यहाँ पे, अगर आप ये चीजें ध्यान में रखो कि अगर वाटर और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मतलब ये नेसेसरी प्रोडक्ट है, ये सब वाटर सप्लाई कर रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी इसके ये सप्लाई कर रहे हैं, तो ये एग्जेम्प्ट होगा। इसके अलावा कोई प्रोडक्ट, देखो यहाँ पे बोला गया अदर देन का मतलब वाटर और इलेक्ट्रिसिटी के अलावा कोई लोकल अथॉरिटी कोई प्रोडक्ट वगैरह बेच रही है, तो उस केस में अगर कोई प्रॉफिट अराइज होता है तो उस केस में वो टैक्स। बेसिकली ध्यान में रखना, लोकल अथॉरिटी अगर कोई इनकम जनरेट कर रही है तो वो इनकम पे उसको टैक्स भरना होगा, और लोकल अथॉरिटी को गवर्नमेंट ने एज अ सेपरेट एंटिटी कंसीडर किया है, सेपरेट टैक्स एंटिटी कंसीडर किया है। अब यहाँ पे लास्टली जो होता है एवरी अदर्स मतलब जो ऊपर के 6 कैटेगरी में नहीं आते, वो बचे हुए लोग कहाँ आएंगे, सातवें में। एवरी अदर्स जिसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल एंड जुडिशियल पर्सन नॉट फॉलोइंग विद इन द अबव कैटेगरीज। अब यहाँ पे जो ऊपर के 6 कैटेगरी में नहीं आएंगे वो यहाँ पे सातवें में आ जाएंगे। ये चीजें आप ध्यान में रखो। देखो, पर्सन का डेफिनेशन समझना। पर्सन में हमने बताया 7 लोग आएंगे। पहला कौन आएगा? इंडिविजुअल। दूसरा कौन आएगा बच्चों? चैट बॉक्स में आप बता सकते हैं। सेकेंड पर्सन, पहला इंडिविजुअल है। देखो, पर्सन इंक्लूड 7 लोग, 7 लोग इंक्लूड होंगे पर्सन में। पहला इंडिविजुअल, दूसरा HUF,
तीसरा जो है कंपनी, चौथा जो है फॉर्म, पांचवा जो है लोकल अथॉरिटी, सिक्स जो है एओपी एंड बीओआई, सातवां जो है, ठीक है, एनी अदर, या आप बोल सकते हैं आर्टिफिशियल एंड तो ये 7% होंगे, जिसमें से मैंने आपको इसके बारे में नहीं बताया। बराबर है, समझा? 7% समझ में आए बच्चों? ये 7% होंगे इंडिविजुअल। तो आप हमेशा ध्यान रखना, अब तक आपको यही पता था पर्सन का मतलब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होता है, तो नहीं। अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट, पर्सन इंक्लूड दीज आर सेवन, ठीक है, दीज आर सेवन थिंग्स, सेवन लोग इंक्लूड होते हैं पर्सन में, ठीक है। तो पर्सन में ध्यान में रखना कि ऐसा नहीं आपको ऐसा पता है कि पर्सन में खाली जो है नॉर्मल ह्यूमन बींग्स आते हैं, पर्सन में ये लोग भी आते हैं, ये आप याद रखो, ठीक है। तो 7 लोग आते हैं पर्सन में। वापस मैं बता रहा हूँ, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फॉर्म, लोकल अथॉरिटी, एओपी, बीओआई एंड एनी अदर पर्सन, ठीक है। तो ये 7 लोग आएंगे हमारे जो है पर्सन में। अब मैं ये दो चीजों के बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा कि ठीक है, एनी अदर पर्सन क्या होता है और एनी अदर पे आर्टिफिशियल, और ये दोनों क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एओपी और बीओआई के पास। एओपी क्या है, एओपी क्या है उसके बारे में समझते हैं। एओपी का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ठीक है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मतलब क्या है? जैसे दो पर्सन में, अब बताओ पर्सन मतलब कौन बच्चों? पर्सन मतलब क्या? ये 7 लोग, ठीक है। पर्सन मतलब ये 7 लोग, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे जैसे हमारा कोई एक इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल आया, मान लेते हैं एक इंडिविजुअल है, ये देखो कोई इंडिविजुअल, अब कोई फॉर्म, कोई कंपनी। अब मुझे बताओ ये इंडिविजुअल कहाँ आता है बच्चों? इंडिविजुअल भी एक पर्सन है, और ये भी फॉर्म भी एक क्या है? पर्सन। कंपनी भी क्या है? ये पर्सन। अब ये लोग, तीनों लोग, ये तीनों लोग एक साथ आगे बिजनेस रन करते हैं, मान लेते हैं। तो इसको हम बोलेंगे एओपी। एओपी का मतलब बच्चों एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अब समझ में आया बच्चों? एओपी का मतलब समझ में आया आप लोगों को? ये देखो, इंडिविजुअल मतलब ये 7 में से कोई भी दो या दो से ज्यादा पर लोग अगर एक साथ आके बिजनेस रन करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अंडरस्टूड बच्चों? मतलब कोई भी ये इंडिविजुअल एचयूएफ हो, एचयूएफ कंपनी हो, कंपनी फॉर्म हो, फॉर्म लोकल अथॉरिटी हो, या लोकल अथॉरिटी या एनी अदर पर्सन हो, ये ऐसे कोई भी 2 पर्सन या दो से ज्यादा लोग एक साथ अगर बिजनेस रन करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अंडरस्टूड बच्चों? समझ में आया क्या? हेलो, यस और नो? एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मतलब समझ में आया? यस बच्चों, अंडरस्टूड एवरीवन? हेलो, चलिए
वी विल मूव फर्दर, आगे चलते। अब हमारा दूसरा पार्ट था बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है, जरा समझो। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का मतलब, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में मतलब ध्यान में रखना, देखो मिस्टर ए है, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी। अब ये तीन लोग, मिस्टर ए कौन है बच्चों, क्या कोई इंडिविजुअल पर्सन है? मिस्टर ए इंडिविजुअल है कि नहीं? मिस्टर ए इंडिविजुअल है, यस और नो? मिस्टर बी भी इंडिविजुअल है, मिस्टर सी भी इंडिविजुअल है, बराबर है। अब ये तीनों ही कौन है, इंडिविजुअल पर्सन है। तीनों कौन लोग हैं, इंडिविजुअल पर्सन है, अंडरस्टूड? ये तीनों लोग कौन है बच्चों, इंडिविजुअल पर्सन हैं। अब नेक्स्ट क्या है, तीनों क्या है बच्चों, इंडिविजुअल पर्सन है। और अगर ये तीनों एक साथ आके बिजनेस रन करते हैं, ये तीनों एक साथ आके बिजनेस रन करते हैं, तो इसे क्या बोलेंगे बच्चों, बॉडी ऑफ एसोसिएशन। इंडिविजुअल। हेलो, बोलो। तो इसे हम बोल सकते हैं BOI। अब आई होप आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। एसोसिएशन ऑफ पर्सन में अलग अलग कैटेगरी के पर्सन थे, जैसे इंडिविजुअल, फॉर्म, कंपनी, या और फॉर्म कंपनी, फॉर्म लोकल अथॉरिटी। लेकिन इंडिविजुअल, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में खाली इंडिविजुअल ही थे, तीन अलग अलग इंडिविजुअल पर्सन ही थे। समझ में आया? तो ये बॉडी ऑफ, तो अभी आप कोई बोल सकता है सर इसी को तो हम पार्टनरशिप फॉर्म बोलते हैं, बराबर है। दो इंडिविजुअल, दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल आके अगर एक साथ बिजनेस रन करते हैं, इसी को तो हम पार्टनरशिप फॉर्म बोलते थे, यस और नो? बोलो। तो सर आप इसको बॉडी ऑफ इंडिविजुअल क्यों बोल रहे हो? तो देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, पार्टनरशिप फॉर्म के लिए दो कंडीशन गवर्नमेंट ने बताई। गवर्नमेंट ने क्या बताया, अगर हम किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म को पार्टनरशिप फॉर्म तभी कंसीडर करेंगे अगर वो दो चीजों को फुलफिल करते हैं। पहला, वो आपका अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड किए होने चाहिए, पहले से प्री डिसाइडेड होना चाहिए। दूसरा, उनके पास रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हुआ, देन हम उनको उनके पार्टनरशिप फॉर्म को पार्टनरशिप फॉर्म कंसीडर करेंगे। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ, तो उनके पार्टनरशिप फॉर्म को हम पार्टनरशिप फॉर्म कंसीडर नहीं करेंगे। नहीं करेंगे मतलब ये नहीं कि उनको टैक्स नहीं देना है, तब वो पार्टनरशिप फॉर्म के अंडर में टैक्स नहीं देंगे, तब वो क्या बन जाएंगे, BOI। BOI का मतलब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। अंडरस्टूड बच्चों? समझ में आया आप लोगों को? हेलो, ओके, चलिए। तो आपको समझ में आया ये चीजें। अब नेक्स्ट हम, मैंने आपको बताना था ये वाला पार्ट, सेवेंथ वाला। हालांकि बेसिकली एक आधा सर एग्जांपल बताओ कि ये सातवें में आएगा कौन। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे सुन, एवरी क्या बोला गया, एवरी आर्टिफिशियल और जुडिशियल, जुडिशियल और पर्सन। आर्टिफिशियल के बारे में पहले मैं बता देता हूँ। आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है, और पहले जुडिशियल वाला समझ लीजिए। जैसे आपका नॉर्मली अभी जब आप टीवाई में जाएंगे तो लिक्विडेशन ऑफ कंपनी पढ़ेंगे। तो कंपनी जब बंद होती है, ठीक है, कंपनी बंद होती है तो उसको बंद कौन करता है, जो उसका ओनर रहेगा वो बंद करने का डिसीजन लेगा। बाद में वो अपने कोर्ट में अप्लाई करेगा कि सर मैं मेरा कंपनी को क्लोज करना चाहता हूँ ड्यू टू द वेरियस रीजन, ड्यू टू दिस स्पेसिफिक रीजन। तो कंपनी बोले, कोर्ट बोलेगी ठीक है, कोर्ट बोलेगी ठीक है। तो कोर्ट बोलेगी लेकिन मुझे आपके ऊपर भरोसा नहीं है, बंद करने के दौरान जो भी पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो आप नहीं करेंगे, एक थर्ड पर्सन करेगा। तो कोर्ट जो है एक थर्ड पर्सन को अपॉइंट करती है, ठीक है, और वो पर्सन उसको जो है कंपनी को क्लोज करता है, और जो उसके के पैसे होते हैं एंडिंग में जिसको देने के लिए वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। उस पर्सन को हम लोग बोलते हैं लिक्विडेटर। अब उस लिक्विडेटर को कौन अपॉइंट किया बच्चों, कंपनी के, कंपनी बंद करने के लिए लिक्विडेटर को कौन अपॉइंट किया, कोर्ट ने, बराबर है। लिक्विडेटर को कौन अपॉइंट किया,
कोर्ट ने, तो अब बोला गया कि इसको, ये जो लिक्विडेटेड है, अब कंपनी अगर क्लोज होने के दौरान कोई प्रॉफिट वगैरह अराइज होगा तो उसे क्या भरेंगे, वो टैक्स भरेगा। कौन भरेगा? कंपनी नहीं, क्योंकि कंपनी तो क्लोज हो चुकी है। तो लिक्विडेटर कब भरेगा, कहाँ पे? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, जुडिशियल पर्सन, क्योंकि उसको कोर्ट ने अपॉइंट किया था, इसलिए वो कौन से कैटेगरी में आ जाएगा? जुडिशियल पर्सन के कैटेगरी में आएगा। नाउ आर्टिफिशियल क्या होता है? आर्टिफिशियल का मतलब, जैसे आपको हमारा मुंबई यूनिवर्सिटी हो गया, वो आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है। हमारा जैसे अपना ना अपना शिरडी का साईं बाबा का टेम्पल हो गया, वो ट्रस्ट हो गया, बालाजी ट्रस्ट हो गया, ये सब आर्टिफिशियल हो गए। जो मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, चर्च, ये सबके जो ट्रस्ट होते हैं वो आर्टिफिशियल पर्सन में आ जाएंगे। ठीक है। प्रॉफिट का टैक्स कौन भरेगा, मतलब किसके प्रॉफिट का? रोल नंबर 42, किसके प्रॉफिट की बात कर रहे हो आप? हेलो रोल नंबर 42, प्लीज बेटा माइक अनम्यूट करके बोलो, क्या बोल रहे हो आप? सर आप बोले ना जो हेलो। थर्ड पर्सन, हेलो, हाँ हाँ। जो थर्ड पर्सन डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो जो प्रॉफिट निकलेगा उसका टैक्स भरना है, हाँ। तो वो कौन भरेगा? कंपनी? कंपनी नहीं, कंपनी तो अभी बंद हो गई है ना, कंपनी तो क्लोज हो रही है। तो कंपनी ओनर? कहाँ बची? ओनर अभी कुछ है नहीं ना। थर्ड पर्सन जो लिक्विडेटर अपॉइंट होगा ना, लिक्विडेटर, लिक्विडेटर कोर्ट ने अपॉइंट किया ना। हेलो। ओके सर। कोर्ट ने कंपनी को बंद करने के लिए एक थर्ड पर्सन अपॉइंट किया। थर्ड पर्सन कौन? लिक्विडेटर। ठीक है। अब वो लिक्विड आगे से जो भी जिम्मेदारी होगी वो लिक्विडेटर बेयर करेगा, और जो भी टैक्स वगैरह, जो भी मतलब वो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो लिक्विडेटर के हाथ में ही पावर रहेगा। ठीक है। कंपनी बंद हो गई तो प्रॉफिट कैसे होगा? गुड क्वेश्चन। मैंने बोला कि ये जो क्लोज करने के प्रोसेस के दौरान अगर कोई इनकम जनरेट होता है तो इन दैट केस, ठीक है, 100% प्रॉफिट होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है। कंपनी क्लोज कर रही है, क्लोज करने के प्रोसेस के दौरान उस उसमें उस सिचुएशन में कोई प्रॉफिट हुआ तो, ठीक है। चलिए, तो आर्टिफिशियल पर्सन और जुडिशियल पर्सन भी समझ में आया। आर्टिफिशियल पर्सन और जुडिशियल पर्सन में कौन आएगा, समझ में आया? अंडरस्टूड सब एवरीवन? कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है, मुंबई यूनिवर्सिटी कौन सा पर्सन के कैटेगरी में आएगा, तो उसमें उस टाइम पे लिखो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ठीक है। बालाजी ट्रस्ट कौन से कैटेगरी में आएगा? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में आएगा। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। आर्टिफिशियल जो भी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, ये सारे जो लोग होंगे वो कहाँ पे आएंगे? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में। ठीक है। तो पर्सन इंक्लूड 7 लोग, वो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हुआ। नाउ नेक्स्ट है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर। तो आपको मैंने बताया कि हमारा अकाउंटिंग में हम 2 ईयर फॉलो कर सकते हैं, एक तो कैलेंडर ईयर और दूसरा होता है फाइनेंशियल ईयर। अकाउंटिंग करते टाइम आपको 11th 12th में बताया गया रहेगा कि हम 2 ईयर फॉलो कर सकते हैं। पहला देखो यहाँ पे कैलेंडर ईयर जो स्टार्ट होता है वो ध्यान में रखें। कैलेंडर ईयर स्टार्ट होता है 1 जनवरी से और एंड होता है 31 दिसंबर को। लेकिन एट द सेम टाइम ध्यान में रखना है कि अगर हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर की, तो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 मार्च से, एंड होता है 31, सॉरी, स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, सॉरी सॉरी तो सॉरी, 1 अप्रैल से एंड होता है 31 मार्च को। तो इस तरह से हमारा देखो, अगर आपने अकाउंटिंग, गवर्नमेंट ने बोला, हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला कि आपने बेटा अकाउंटिंग आपने चाहे कैलेंडर ईयर फॉलो करके किया हो, चाहे आपने फाइनेंशियल ईयर, हम वी डू नॉट कंसीडर योर फाइनेंशियल ईयर, सॉरी कैलेंडर ईयर, तो हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे। हम यहाँ पे फॉलो करेंगे जो भी है वो फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करके ही आपसे टैक्स कलेक्ट करेंगे। आई होप आपको फाइनेंशियल ईयर के बारे में पता हो। तो हम ध्यान में रखना, अकाउंटिंग हम भले ही कैलेंडर ईयर को फॉलो करके करें,
लेकिन हम ध्यान रखना इनकम टैक्स में वी ओनली कंसीडर फाइनेंशियल ईयर, नॉट वी नॉट कंसीडर कैलेंडर ईयर, वी आर नॉट गोइंग टू कंसीडर कैलेंडर ईयर, वी आर ओनली गोइंग टू कंसीडर जो है फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर मीन्स अ ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंडिंग टू 31 मार्च। नाउ प्रीवियस ईयर क्या होता है और असेसमेंट ईयर क्या होता है? तो सबसे पहले ध्यान में रखना कि जो है हम लोगों को इंडिया में एवरी ईयर एक फाइनेंस बजट पेश किया जाता है। यस और नो? डू यू नो? हेलो। कल हमारा जो है बहुत सारा यूनियन मिनिस्ट्री में चेंजेस हुआ है। आई होप आप लोगों ने कल न्यूज देखा रहेगा। तो अभी कोई बता सकता है कि अभी करंट एजुकेशन मिनिस्टर कौन है जो कल चेंजेस हुआ उसके अकॉर्डिंग? तो बच्चों थोड़ा न्यूज वगैरह देखना चाहिए, जो हमारे सोसाइटी में क्या चेंजेस हो रहा है, वो चेंजेस से हमें क्या इम्पैक्ट होगा, उसके बारे में जरूर आपको थोड़ा अवेयर होना चाहिए। अभी आप लोग मैच्योर हो गए हैं और अभी आप आफ्टर 1 ईयर यू ऑल ऑफ यू बिकम ग्रेजुएट, ठीक है, बैचलर आप ग्रेजुएट हो जाएंगे सारे लोग। तो अभी जरा ध्यान में रखें। तो मैं आपको बता देता हूँ, अभी करंट हमारे जो है, पहले जो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर थे उनको ही बनाया गया है अभी आपका एजुकेशन मिनिस्टर। बराबर है, एजुकेशन मिनिस्टर है महेंद्र प्रधान और पेट्रोलियम मिनिस्टर हरप्रीत सिंह पुरी हो गए हैं। ठीक, तो ये इस तरह से आप थोड़ा बहुत ध्यान रखें। कल हमारा यूनियन मिनिस्ट्री में बहुत सारा चेंजेस हुआ है, ठीक है। आपने अगर किसी ने न्यूज देखा रहेगा तो आइडिया रहेगा। तो एटलीस्ट मैं आपको सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट जो वो न्यूज में आता है ना, टॉप 100, टॉप 50, एटलीस्ट 10 मिनट 15 मिनट का टाइम लगा के वो डेली वो आप एटलीस्ट देख लेने का, तो थोड़ा और आइडिया आ जाएगा कि मेजर चेंजेस पूरे दिन में क्या हुए हैं। तो एटलीस्ट उतना आदत तो डालो आप लोग, ठीक है। तो आपको एटलीस्ट ये पता चल जाए कि हमारा आज भी आप अगर न्यूज देखेंगे तो ये हाईलाइटेड न्यूज रहेगा कि कौन कौन से लोगों को कौन कौन सी मिनिस्ट्री मिली है। तो अभी बहुत सारी मिनिस्ट्री चेंज हुई है, जैसे हमारे टैक्स पहले बोला है एजुकेशन मिनिस्टर चेंज हो गए हैं, लॉ मिनिस्टर चेंज हो गए। लॉ मिनिस्टर अभी पहले रविशंकर प्रसाद थे, अभी वो लॉ मिनिस्टर, इंडियन लॉ मिनिस्टर हैं। और किरण रिजिजू। तो ये ऐसे बहुत सारे, पहले किरण रिजिजू जो है थे स्पोर्ट मिनिस्टर थे, अभी स्पोर्ट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर को बनाया गया है। तो इस तरह से बहुत सारे चेंजेस हुए हैं कल के दिन में। तो ये थोड़ा बहुत आप अपडेट रखिए। फिलहाल हम लोग हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं। हमारा टॉपिक में मैं बोल रहा था कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन है अभी इंडिया के हमारे? फाइनेंस मिनिस्टर, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? तो हालांकि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर में कल कोई चेंजेस नहीं हुआ है। श्री निर्मला सीता रमन जी हैं जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है। वो एवरी ईयर जो मतलब एवरी ईयर अभी अभी हमारे लास्ट फरवरी 2021 में उन्होंने एक बजट पेश किया जिसका नाम है फाइनेंस बजट, ठीक है। तो वो फाइनेंस बजट को हम लोग इस तरह से एक्ट बनाते हैं, एवरी ईयर वो एक्ट बनता है, फाइनेंस एक्ट, एक्ट 2021, ठीक है। तो हालांकि ये एक्ट जब बना कौन से ईयर में? फाइनेंस बजट में, ठीक है, फाइनेंस एक्ट 2021 में। अब हमारा ये एक्ट अप्लाई कब से होना स्टार्ट करेगा? 1 अप्रैल 2021। कब तक चलेगा? 31 मार्च 2022। इसको इस पर्टिकुलर ईयर में पब्लिक जो है पैसा अर्न करेगी, तो इसे हम प्रीवियस ईयर बोलते हैं, ठीक है। ये ईयर में पैसा पब्लिक अर्न करेगी, तो हम इसे प्रीवियस ईयर का नाम देते हैं, ठीक है। क्या है ये बच्चों? प्रीवियस ईयर, ठीक है। अब एक्चुअली ये जो प्रीवियस ईयर में पैसा अर्न हुआ है, तो उस प्रीवियस ईयर को हम पैसा टैक्स कब भरेंगे? क्योंकि अभी ये पर्टिकुलर ईयर में जो है पब्लिक ने तो पैसा अर्न किया है, लेकिन टैक्स भरा क्या? नहीं, टैक्स अभी तक भरा नहीं है। टैक्स कब भरेंगे? टैक्स भरना स्टार्ट कब करेंगे? यहाँ पे अब वो कब से? 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 में टैक्स भरेंगे। तो इसको हम असेसमेंट ईयर बोलते हैं। तो ध्यान में रहे, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? असेसमेंट ईयर। समझ में आया? अच्छा, तो प्रीवियस ईयर क्या होता है? जिस भी पर्टिकुलर ईयर में हम लोग पैसा अर्न करेंगे
उसे हम बोलेंगे प्रीवियस ईयर। और जिस भी पर्टिकुलर ईयर में हम पैसा अर्न करेंगे उसे हम प्रीवियस ईयर बोलेंगे। और जो भी पर्टिकुलर ईयर में, मतलब जो भी पैसा आप यहाँ पे अर्न करोगे पूरे साल, उस पैसे के ऊपर टैक्स आप कहाँ भरोगे, कौन से पर्टिकुलर ईयर में? यहाँ पे जो भी आप पैसा अर्न करोगे उसका टैक्स आप यहाँ भरोगे। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? यहाँ पे जो भी पैसा ये आप इनकम अर्न करोगे और यहाँ पे आप टैक्स पे करोगे। ठीक है, तो समझ में आया असेसमेंट ईयर। लेकिन ये, अच्छा बच्चों, क्या ये हमारे लिए ये फॉलो होगा? क्या हम फाइनेंस एक्ट 2021 को फॉलो करेंगे? हम टैक्स में अभी जो पढ़ेंगे, क्या फाइनेंस ईयर 2021 को फॉलो करेंगे? यस और नो? थोड़ा लॉजिक यूज करना। फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं। क्यों? जो लोग नहीं बोल रहे, क्यों? ऐसा क्यों आप लोगों को लग रहा है कि नहीं फॉलो करना है हमें? ऐसा क्यों लग रहा है बच्चों आप लोगों को? कोई एक आधा जन माइक अनम्यूट करके बता सकता है? चलिए, रोल नंबर 36, प्लीज अनम्यूट योर माइक। बोलो, ऐसा क्यों लग रहा है कि इसे हम फॉलो नहीं करेंगे? बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि अभी तक तो हमारा ये प्रीवियस ईयर फिनिश्ड हुआ है। क्या क्या 31 मार्च 2022 आ गया है या फ्यूचर में आने वाला है? फ्यूचर में आने वाला है क्या? 31 मार्च 2022 आ गया है? नहीं ना। तो देखो, ये फ्यूचर में आएगा, तो ये जो ध्यान में रखना। तो ध्यान में रखना, जो भी फाइनेंस एक्ट 2020-21 में चेंजेस हुआ है, ध्यान रखना। अब बच्चे बोलते हैं सर आप कुछ अलग पढ़ा रहे हो और चेंजेस कुछ अलग हुआ है। तो ध्यान रखना बच्चों, हम फाइनेंस एक्ट 2020-21 के चेंजेस को स्टडी नहीं करेंगे। हम इस एकेडमिक ईयर में, ध्यान में रखना, हम इस एकेडमिक ईयर में फाइनेंस एक्ट 2020 में जो चेंजेस हुआ रहेगा उसको हम स्टडी करेंगे। Understood everyone? Once again I am repeating, we are going to implement that changes only जो फाइनेंस एक्ट 2020 में हुआ रहेगा, नॉट एनी अदर। ठीक है, चलिए देखिए, फाइनेंस एक्ट 2020 में चेंजेस हुआ, तो ये यहाँ पे आएगा 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक आएगा। नाउ अब यहाँ पे ये प्रीवियस ईयर हो जाएगा हमारा, और असेसमेंट ईयर कब होगा? 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 के लिए ये असेसमेंट ईयर होगा। ठीक है, इस तरह से हमारा। तो अब इस एकेडमिक ईयर में आप ध्यान में रखना, आपके लिए आप कौन से फाइनेंस एक्ट को फॉलो करेंगे इस एकेडमिक ईयर में? आपके एकेडमिक ईयर में कौन सा फाइनेंस एक्ट को फॉलो करेंगे आप? हेलो, तो ध्यान रहे, आपको फाइनेंस एक्ट 2020 को हम फॉलो करेंगे। एंड अगर हम फाइनेंस एक्ट 2020 को फॉलो कर रहे हैं, तो हमारे लिए हमारा प्रीवियस ईयर क्या होगा? 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021। और हमारा असेसमेंट ईयर क्या होगा? 1 अप्रैल 2021 टू 31 मार्च 2022। ठीक है, तो इस तरह से हमारा, अब आपको समझ में आया किस बेसिस पे हम प्रीवियस ईयर। अगर मैंने बोला ठीक है, अब तो ये बताए, चलिए मैं देखता हूँ आप प्रीवियस ईयर। अब मुझे कोई ये बताए कि अगर हमारा फाइनेंस एक्ट 2019 है तो हमारा प्रीवियस ईयर क्या होगा और असेसमेंट ईयर क्या होगा? चलिए देखते हैं कितने लोगों को आ रहा है। अगर फाइनेंस एक्ट हमारा 2019 है तो प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर क्या होगा? हालांकि ये आपको नॉलेज, एवरी ईयर हमारा प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर चेंज होता है। जैसे अगर हम नेक्स्ट ईयर में जाएंगे, नहीं नहीं, ये तो आपको प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च होगा, वो नहीं मैं पूछ रहा हूँ। रोल नंबर 9, आप बताओ 2019 के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। किसने बताया
ये बेटा रोल नंबर 42 रॉन्ग है आपका, 1819 नहीं होगा, 1819 1920 नहीं होगा, प्रीवियस ईयर 1920। वेरी गुड, प्रीवियस ईयर 1920 किसने बोला, वो राइट है। देखो अब ये कौन बता रहा है, 1 अप्रैल, रोल नंबर 4, 1 अप्रैल 2019 को ईयर स्टार्ट होगा और 1 अप्रैल 31 मार्च 2019 को कैसे एंड होगा, असेसमेंट ईयर 2021 होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो देखो ध्यान में रखो, वापस मैं बता रहा हूँ, फाइनेंस एक्ट क्या हमारा 2019 है, तो ईयर हमारा प्रीवियस ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2019 से, खत्म कब होगा 2020 में प्रीवियस ईयर। अब असेसमेंट ईयर सेम 1 अप्रैल 2021 से 20 से स्टार्ट होगा, खत्म कब होगा 21 में। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा प्रीवियस ईयर होगा, ये हमारा असेसमेंट ईयर होगा। तो लास्ट ईयर जो हमारा असेसमेंट अब 2000 फाइनेंस एक्ट 2020 के लिए हमारा 2021 प्रीवियस ईयर और 21-22 असेसमेंट ईयर। और एक साल आगे जाएंगे, और एक साल आगे जाएंगे अगर हम लोग, तो फाइनेंस एक्ट 22 के लिए जाएंगे, तो देखो फिर से हमारा असेसमेंट ईयर क्या होगा, चेंज हो रहा है। देखो 21-22 प्रीवियस ईयर, 22-23 असेसमेंट ईयर। अंडरस्टूड बच्चों, समझ में आया। हमें कौन से ईयर को फॉलो करना है, हमें कौन सी ईयर को फॉलो करना है, इस वाले ईयर को हमें फॉलो करना है। ठीक है, फाइनेंस एक्ट 2020 को फॉलो करना है। अंडरस्टूड एवरीवन, समझ में आया। तो अभी आपको ध्यान में रखना है, अगर मैं पूछूं कि आपको जितने भी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, उसमें आपको प्रीवियस ईयर 2021 रहेगा, असेसमेंट ईयर 21-22 रहेगा। तो अब आपको आगे से याद रखना है कि आपको इस एकेडमिक ईयर के लिए प्रीवियस ईयर 2021, असेसमेंट ईयर 21-22। ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन, समझ में आया। ओके, तो प्रीवियस ईयर को पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। प्रीवियस ईयर का डेफिनेशन जो दिया गया है, प्रीवियस ईयर का डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। प्रीवियस ईयर इन विच द इनकम इज अर्न इज कॉल्ड प्रीवियस ईयर। ये प्रीवियस ईयर को हम लोग अलग वर्ड में इनकम अर्निंग ईयर भी बोलते हैं। जो भी पर्टिकुलर ईयर में आप इनकम अर्न करोगे, दैट पर्टिकुलर ईयर आर नोन एज इनकम प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर मीन्स द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपका असेसमेंट ईयर कौन सा है, असेसमेंट ईयर 2021-22 है। प्रीसीडिंग मतलब उसके तुरंत पहले वाला ईयर कौन सा है, असेसमेंट ईयर 21-22 है, तो उसके पहले वाला ईयर कौन सा है बच्चों, उसके पहले वाला ईयर आपको देख सकते हो, समझ में आया बच्चों। तो ये यहाँ पे वही बोला गया। अब यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है, देखो प्रीवियस ईयर मे बी लेस देन 12 मंथ इन केस ऑफ न्यू एसएससी। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है, 2 पॉइंट से ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बनाया जा सकता है। प्रीवियस ईयर इन फाइनेंशियल ईयर इन द इनकम इज अर्न इज कॉल्ड प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। बताओ बताओ, प्रीवियस ईयर जिस पर्टिकुलर ईयर में हम इनकम को अर्न करेंगे उसे प्रीवियस ईयर बोला जाएगा या असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर। वेरी गुड, प्रीवियस ईयर बोला जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड, प्रीवियस ईयर बोला जाएगा। तो सिमिलर वे से आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। अंडरस्टूड, समझ में आया आप लोगों को। तो बच्चों अब और मैं आपको आगे चलता हूँ, तो यहाँ पे आपको दूसरा क्वेश्चन पूछा, दूसरा पॉइंट में पूछा जा सकता है, प्रीवियस ईयर में बी लेस देन इन केस ऑफ न्यू एसएससी। अगर इस तरह से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस ईयर इज ऑलवेज लेस देन 12 मंथ, ट्रू और फॉल्स। देखते कितने लोग स्टेटमेंट को समझ रहे हैं। प्रीवियस ईयर इज ऑलवेज लेस देन 12 मंथ इन केस ऑफ न्यू एसएससी, ट्रू और फॉल्स।
तो आप लोगों ने, सो सॉरी बच्चों, आप लोगों ने रॉन्ग। वेरी गुड रोल नंबर 9, वेरी गुड रोल नंबर 9 एंड 10। तो सो सॉरी, आप लोगों ने, जो लोगों ने भी ट्रू बोला उनका रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, अभी जरा समझो। यहाँ पे क्या बोला गया है, प्रीवियस ईयर में बी लेस देन 12 मंथ, एज देयर आर चांसेस कि 12 मंथ से कम हो सकता है। हमेशा 12 मंथ से कम होगा ऐसा 100% गारंटी नहीं है। देयर आर चांसेस कि प्रीवियस ईयर लेस देन 12 मंथ हो सकता है। ठीक है, हमेशा होगा ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ऑलवेज लेस देन 12 मंथ बोला तो फॉल्स है। ठीक है, अब तो ये बातें ध्यान में रखना। करंट प्रीवियस ईयर मैंने बता ही दिया। करंट प्रीवियस ईयर हमारा 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट हो रहा, 31 मार्च 21 को खत्म होगा। तो हमारा प्रीवियस ईयर 2021 है। ठीक है, असेसमेंट ईयर का डेफिनेशन सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 में दिया गया है। दिस ईयर विच इनकम इज, ठीक है, this year in which income is assessed to the tax is called assessment year। इसको हम लोग बोल सकते हैं टैक्स, असेसमेंट ईयर को टैक्स पेइंग ईयर भी बोलते हैं। ठीक है, असेसमेंट ईयर को क्या बोलते हैं बच्चों, टैक्स पेइंग ईयर। देखो असेसमेंट ईयर 21-22 will commence from 1 April 2021 to 31 March 2022। द इनकम अर्न ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, जो भी प्रीवियस ईयर में इनकम अर्न होगा उसके ऊपर हम टैक्स भरेंगे असेसमेंट ईयर में। ठीक है, असेसमेंट ईयर इज ऑलवेज फॉर 12 मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 टू 31 मार्च 2022। तो ध्यान में रखना, हमेशा ध्यान में रखो, असेसमेंट ईयर ऑलवेज 12 मंथ का होगा। अब मैं एक वापस से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, असेसमेंट ईयर मे बी लेस देन 12 मंथ। असेसमेंट ईयर या इस तरह से पूछा गया, असेसमेंट ईयर कैन बी लेस देन 12 मंथ, ट्रू और फॉल्स। Assessment year is always less than 12 months. Assessment year always less than 12 months. रोल नंबर 10 फॉल्स है। ऑलवेज लेस देन 12 मंथ कहां होता है असेसमेंट ईयर? असेसमेंट ईयर मे बी इक्वल टू 12 मंथ। असेसमेंट ईयर मे बी इक्वल टू 12 मंथ। असेसमेंट ईयर फॉल्स। असेसमेंट ईयर ऑलवेज इक्वल टू 12 मंथ। असेसमेंट ईयर ऑलवेज इक्वल टू 12 मंथ। वेरी गुड, ट्रू होगा, ट्रू, करेक्ट। असेसमेंट ईयर में बी मोर देन 12 मंथ, 12 महीने से ज्यादा हो सकता है नहीं। अब ध्यान में रखना, ईयर में 12 महीने से ज्यादा, ईयर में कोई ईयर में पॉसिबिलिटी नहीं है मंथ का, तो 12 महीने से ज्यादा तो हो नहीं सकता। तो ध्यान में रखना असेसमेंट ईयर, ये पॉइंट याद रखो। इसके रिलेटेड ऑब्जेक्टिव शॉर्ट नोट्स भी पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं, प्रीवियस ईयर इज इन विच द इनकम इज अर्न। प्रीवियस ईयर में क्या है, जिस ईयर में हम इनकम को अर्न करेंगे। असेसमेंट ईयर, नेक्स्ट ईयर इन विच इनकम टैक्स इज, इनकम इज टैक्स इज असेसमेंट ईयर। ठीक है, समझ में आया बच्चों? तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर हो गया फिनिश। ये हालांकि आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर आप लोग मिस ना करें। नेक्स्ट लेक्चर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। ठीक है, वो उस लेक्चर में हम लोग जो है सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और उससे रिलेटेड अगर आपका ऑफलाइन एग्जाम होता है तो 15 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज के लेक्चर में हम लोग सम अप करते हैं। आज के लेक्चर में हमने क्या क्या अब तक क्या पढ़ लिया। अब तक हमने टैक्स में सेक्शन 1 देखा, जो कि सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट का है। पहला सेक्शन 1 में हमने देखा 3 बातें, दिस इज इनकम टैक्स एक्ट 1961, दिस इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। सर आपने चैप्टर का नोट बना है सर इस चैप्टर? यस, ऑलरेडी मैंने आपको फॉरवर्ड किया है, ये देखो गूगल क्लासरूम में। क्या बच्चों आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? ऑलरेडी देखो गूगल सर, क्लासरूम में नोट है। हाँ बोलो बोलो। हम लोग नोट्स मतलब नोटबुक में इसको नोट करेंगे इस चैप्टर का। हाँ हाँ, करना ही है ना आपको डेली। मैं तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया, जितना मैंने आपको पढ़ाया उतना आपको तुरंत नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है डेली बेसिस पे। जो भी लेक्चर में आज हुआ है, देखो ऑलरेडी हमने नोट जो है फॉरवर्ड कर रखा है। ये देखो डेफिनेशन का नोट्स है, ये देखो, ये यहाँ पे देखो, ये देखो
जो अभी पढ़ाया वही सब तो नोट्स यहाँ पे है ना, ये देखो दिख रहा है आप लोगों को, ये देखो मिला, यही हमने पढ़ा है ना। और सेकंड चैप्टर का भी नोट्स है, देखो सेकंड चैप्टर का भी नोट्स उसके नीचे ही है, थर्ड चैप्टर का भी है। तो टोटल 11 पेज है। पहले आपको यहाँ तक ही लिखना है, अभी फर्स्ट चैप्टर यहाँ तक पेज नंबर 4 तक ही लिखना है। समझ में आया? अंडरस्टूड एवरीवन? हेलो? हाँ, प्रिंट अगर किसी ने ले लिया होगा तो लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास हार्ड कॉपी रेडी है। तो मैं उन लोगों के लिए बोल रहा बच्चों अभी आप अपने पेरेंट्स को फोर्स ना करें प्रिंट आउट के लिए, क्योंकि अभी तो प्रिंट आउट लेंगे। आई थिंक अगर आपके पास इजीली प्रिंटर वगैरह अवेलेबल है तो वो मिल, गूगल क्लासरूम में ऑलरेडी अपलोड किया। फिर से आप रोल नंबर 4 बोल रहे ग्रुप में भेजो। क्या ग्रुप में क्या भेजू? क्लासरूम का लिंक? अरे बेटा भेजा तो था ना 2 दिन पहले लिंक। ठीक है, वापस आज भेज दूंगा। ठीक, चलिए। ओके, नोट कर लीजिए डेली बेसिस पे। और एक अच्छा एडवांटेज ये भी है कि जब आप नोट डाउन करेंगे तो साइड बाय साइड आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और उस टाइम पे अगर आपको कुछ पता चलता है कि सर ये तो मेरे को मीनिंग समझा नहीं, ये पॉइंट तो समझा नहीं, तो उससे उस टाइम पे आप अपना डाउट भी पूछ सकते हैं। ठीक है? यस बच्चों, ऑफलाइन एग्जाम होने का चांसेस अभी देखो, ये तो अनसर्टेनिटी है, हम इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन अगर जैसे ही सिचुएशन नॉर्मलाइज होगा, देखो किसी ने रोल नंबर 36 ने भेजा है चैट बॉक्स में गूगल क्लासरूम का लिंक। और ठीक है, तो जैसे सिचुएशन नॉर्मलाइज होगा, जैसे अभी गवर्नमेंट का पॉलिसी है कि जहाँ पे सिचुएशन नॉर्मल हो रहा है वहाँ पे स्टैंडर्ड 8 टू स्टैंडर्ड 12 तक स्कूल ओपन किए जाएंगे स्कूल। तो अगर ऐसे सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगा तो मे बी देयर आर चांसेस कि आपका कॉलेजेस भी ओपन हो। ठीक है, तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहें। मेरे ख्याल से तो अगर आपका ऐसा नहीं कि अगर लास्ट में यूनिवर्सिटी ने ऐसा बोला कि आपका एग्जाम ऑफलाइन होने वाला है तो आप लोग प्रिपेयर ही नहीं है, तो इसलिए प्लीज बच्चों बी प्रिपेयर फॉर दैट ऑफलाइन एग्जाम। अगर ऑनलाइन एग्जाम होता है तो इसलिए हम लोग भी हमारे साइड से दोनों वे से दोनों प्रोस्पेक्टिव को ध्यान में रख के ही आपको पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन। अगर ऑफलाइन एग्जाम हो तो भी आप टैकल कर पाए, ऑनलाइन एग्जाम हो तो भी आप टैकल कर पाए आप लोग। तो उस प्रोस्पेक्टिव को हम ध्यान में रख के ही कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आप लोगों ने में से नोटबुक कितने लोगों ने बनाया है। हेलो? नोटबुक बनाया क्या आप लोगों ने? Yes, sir. हेलो? सब लोगों ने बना दिया है? रोल नंबर 19, अनम्यूट योर माइक। 8019, 8019, रोल नंबर 19, बीबीआई रोल नंबर 19। हेलो? रोल नंबर 19 है क्या यहाँ पे? यस सर। आपने नोटबुक बनाया बेटा? नहीं सर, बनाने वाला। क्यों? क्या पंडित से अभी मुहूर्त निकालोगे तब बनाओगे नोटबुक? क्या सर प्रॉब्लम है नहीं, आज ही बताओ? फर्स्ट ज्वाइन किया सर। फर्स्ट डे? क्यों, आपको पता नहीं था लेक्चर स्टार्ट हुआ है? नहीं सर, पता था। तो फिर क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे थे? क्या काम कर रहे थे आप, क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे थे, क्या प्रॉब्लम था? सर नहीं, वो क्लासेस चालू था मेरा। तो क्लासेस का बेटा अभी कौन सा क्लासेस चालू है तुम्हारा? सर नहीं, कंप्यूटर का लगा मैं। हाँ, तो कंप्यूटर का क्लासेस है तो अपने सर को बोल सकते हो कि कंप्यूटर की तो बहुत सारी बैचेस चलती हैं, वहाँ पे आप बोल सकते हो टाइम चेंज। अभी ये मिस होगा तो वापस कौन पढ़ाएगा आपको? सॉरी सर। नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? अब वो यस सर, कंप्यूटर यस। क्लास का टाइम चेंज करो बेटा। ठीक है, यस सर, यस। सॉरी चलो सर, रोल यस नंबर, सर। सॉरी मत बोलो, नेक्स्ट टाइम मिस्टेक वापस रिपीट मत करो। सॉरी बोल के फिर से वापस वही मिस्टेक किया तो उसका कुछ मतलब और कुछ वो ऐसे सॉरी का कोई मीनिंग नहीं है। देखो मैं सॉरी सुनने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं बस ये चाहता हूँ कि आप लोग अपना काम प्रॉपरली करो और टाइम टू टाइम करो। ठीक है? और जो भी आप यस सर। मिस्टेक कर रहे हो वापस रिपीट नहीं होना चाहिए प्लीज। ये मैं चीजों को ध्यान में रखें आप लोग यस प्लीज। सर, हाँ, यस सर। नंबर, ठीक है। रोल नंबर 15, 8015, 8015। हेलो? 8015 है क्या यहाँ पे? यस, अनम्यूट योर माइक। हेलो? अनम्यूट योर माइक बेटा। रोल नंबर 108801 5।
माइक का प्रॉब्लम है, ऐसा कैसा माइक का प्रॉब्लम है? ठीक है, नोटबुक बनाया आपने? नोटबुक प्रिपेयर किया है क्या? ओके, कैमरा ऑन करके दिखाओ, नोटबुक कहाँ है आपके पास? 8015 कैमरा ऑन करो और नोटबुक दिखाओ। हाँ, अभी लेफ्ट भी हो रहे हैं लोग। चलो ऑन करो, ऑन योर कैमरा। कैमरा तो ऑन होगा ना 8015? 8015 कैमरा तो ऑन होता रहेगा ना आपका, कि नहीं हो रहा है अभी वो भी? तो कैमरा ऑन करके नोटबुक दिखाओ, आपने बनाया जो प्रिपेयर किया है। चलो इसके बाद 8020 रेडी रहेंगे। 8020 अनम्यूट योर माइक जब तक ये अपना कैमरा ऑन करते हैं। जॉब यस पर हूँ सर। सर। आपने नोटबुक बनाया बेटा? तो हाँ जॉब पे बनाया हो सर। बेटा, तो कैमरा ऑन करके दिखाओ चलो फटाफट। वन हाँ हाँ। फिफ्टी 15 जॉब पे हो तो आप नोटबुक तो लेके गए होगे ना? तो नेक्स्ट टाइम से नोटबुक लेके जाओ। चलो ऑन करो बेटा 20। कैमरा आप ऑन करके नोटबुक दिखाओ, नोटबुक। लिखा है क्या कुछ उसमें? नोटबुक में कुछ लिखा है, नोट डाउन किया है? ओपन करो नोटबुक, टैक्स का ही है या कोई नोटबुक दूसरा ही दिखा रहे हो? नहीं सर, कुछ लिखा है लिखा तो ना? नहीं है। तो कब लिखोगे भैया? मुहूर्त निकालोगे अभी उसमें पंडित जी से कि भाई अब लिखने का है, अभी हम लोग को उसमें कुछ। हाँ, नोटबुक सर नया लिखेगा ले बाद में। लोगे तो कब लिखोगे बताओ, कब? दो सर लेक्चर आज ही हो गया लिखूंगा। ऑलरेडी हमारा। ठीक है, ओके, ठीक है, चलो अच्छा ठीक है। अभी वापस मैं सबको बोल रहा हूँ कि सबका जो है नोटबुक में कंप्लीट होना चाहिए, जो भी मैं बोल रहा हूँ डेली बेसिस पे आप लोग कंप्लीट करो। ऐसा नहीं कि खाली नोटबुक बना दिया है, घर पे रख दिया है, वो लॉकर हमारे ड्रॉवर में पड़ा हुआ है, तो ऐसे नोटबुक का क्या मतलब है? हाँ, वो नोटबुक का क्या करोगे आप लोग? कुछ मतलब है, कोई यूज है उसका? नहीं ना। तो डेली बेसिस पे आप नोट डाउन करिए, और नेक्स्ट लेक्चर का को मिस नहीं करिए। आप लोग को अपने फ्रेंड्स को बता दीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर ऑफलाइन एग्जाम होता है तो क्वेश्चन जो है 15 मार्क का 101% आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय बाय एवरीवन। ख्याल रखे बच्चों आप लोग अपना, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। बाय बाय।